हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अब में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का रिवीजन करने वाले, ठीक, भौतिकी विज्ञान का। और ये जब ये साइंस का पोर्शन खत्म हो जाएगा तब इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर लेंगे। वैसे इसके बाद इकोनॉमिक्स का ही करने वाले थे, बट उसका स्लाइड अभी बन रहा है, तो वो पूरा हो जाए तो वो लेके आएंगे, ठीक। तो पहले साइंस का पोर्शन सारे कवर कर लेते हैं, क्योंकि बीबीएससी में इसका देखिए वेटेज तो लमसम 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, ठीक। वैसे आप घर ना चल के क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक। तो चलिए चालू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। राशि, पहले मूल राशियों एवं उनके ऐसे मात्रक के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है बराबर, ठीक। तो ये जितना शॉर्ट हो सके उतना करके लाएं, ठीक, जो आपको बोरिंग ना लगे कि ये तो रेगुलर क्लास में ही पढ़ा है तो किस बात की, क्योंकि रिवीजन का क्लास, तो इसलिए, ठीक। तो पहले मूल राशि हम उनके ऐसा मात्रक के बारे में देख लेते, ठीक। उसके बाद सदिश अदिश राशि के बारे में भी देखेंगे। तो लंबाई की मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है, ठीक। ये तो आसान है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा देखिए तो मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। तो ये लंबाई, द्रव्यमान, समय तो नहीं पूछेगा, लेकिन पदार्थ की मात्रा, ज्योति की तीव्रता और ये देखिए ताप, विद्युत धारा, ये सब पूछ सकता है, क्योंकि ये जैसे ज्योति तीव्रता होगा कैंडेला। तो अगर यहाँ पता नहीं रहेगा, अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बना दे एग्जामिनर तो पता नहीं रहेगा तो कंफर्म गलत करके आएंगे, ठीक। तो गलत ना हो, एक स्लाइड के माध्यम से देखे रहेंगे तो वहां रिकॉल कर पाने में आसानी होगी, ठीक। अब देखिए अन्य राशियां की बात करें तो क्षेत्रफल के मात्रा के रूप में देखिए तो मीटर स्क्वायर, आयतन देखिए तो मीटर क्यूब, घनत्व का मात्रक देखिए तो किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक। वेग का देखें तो मीटर पर सेकेंड, एक साइड राशियां और एक साइड मात्रक दे दे, और मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, किग्रा मीटर क्यूब, मीटर सेकेंड, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता रहता है। अगर वहां पता ना रहे तो गलत होने का चांस बनता है। तो यहाँ ध्यान से एक स्लाइड के माध्यम से देख लीजिए और हम बोल रहे हैं मुझे अच्छे से सुनिए, ठीक। तो वेग का मात्रक देखिए तो मीटर पर सेकेंड, लेकिन वही त्वरण का मात्रक देखे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक। बल का मात्रक देखे तो न्यूटन, तो बल का मात्रक न्यूटन देगा तो सबको पता रहेगा, तो ये न्यूटन नहीं देगा, ये देगा किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो ये देगा वहां। कार्य का मात्रक देखिए तो जूल या न्यूटन मीटर, देखिए न्यूटन मीटर ध्यान रखेंगे। तो कार्य का मात्रक जूल सबको पता रहता है, याद रहता है मतलब हमेशा, लेकिन न्यूटन मीटर कम ध्यान देते इस पे, तो ये पूछेगा वहां अगर पूछेगा तो। अगर ऊर्जा का मात्रक देखें तो जूल, और ये भी न्यूटन मीटर इसका मात्रक है। शक्ति का वॉट, और ये तो आप देखे होंगे क्रम लगाने के लिए दिया रहता है, या इनमें से कौन से सही नहीं है, एक साइड ए बी सी डी और 1 2 3 करके लिखा रहता है, और इनमें से कौन निम्नलिखित विचार कीजिए, और आप विचार करेंगे और विचार करके सही आंसर तक पहुंचे। इसके लिए ये सरसरी निगाह से देख ले, ठीक। और देखिए या जूल प्रति सेकंड होता है इसका, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, ये तो शक्ति का मात्रक वाट ध्यान हमेशा सबको रहता है, लेकिन जूल प्रति सेकंड शायद ही याद रख पाते हैं, ठीक। और समतल कोण का देखें तो ये रेडियन इसका मात्रक होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। अब देखिए घन कोण का मात्रक देखें तो एस्टेरेडियन होता है, एस्टेरेडियन। यहाँ समतल कोण का मात्रक रेडियन, वही घन कोण का मात्रक देखें तो एस्टेरेडियन, ठीक, ध्यान रखेंगे। और अब देखिए आवेग का मात्रक देखें तो न्यूटन सेकेंड, ठीक, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। और यहाँ बल का मात्रक देखें तो किग्रा मीटर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक। और न्यूटन मीटर कार्य एवं ऊर्जा, ये न्यूटन आया तो इसीलिए ये दिखा दिए कि देखिए वहां भी न्यूटन मीटर दिया हुआ है, कहीं सेकेंड दिया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक। विद्युत आवेश का मात्रक देखिए तो कूलम होता है, ठीक। विद्युत धारा का मात्रक देखिए तो फैराडे, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, ठीक। और ये देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोध का मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, ठीक, ध्यान रखेंगे अच्छे से। अब देखिए दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक।
तो पास्कल दाब का मात्रक पास्कल के पूछे तो सबको लगभग पता रहता है, वही वहां ऑप्शन में मीटर न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर दे दे तो वहीं फंस सकते हैं बालक। तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है। ठीक, उष्मा देखें तो उष्मा का मात्रक कैलोरी, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम, ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है तो डेसिबल में मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है, बायरोमीटर, जिसे बार में व्यक्त किया जाता है। ठीक, और 1 बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल। ठीक, ध्यान रखेंगे। जल की प्रवाह का दर क्यूसेक में व्यक्त किया जाता है, क्यूसेक। जल की प्रवाह की दर, आप घटना चक्र में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल की प्रवाह की दर किससे व्यक्त किया जाता है या मात्रक क्या है तो क्यूसेक। किससे व्यक्त किया जाता है या मात्रक पूछे या किससे व्यक्त किया जाता है, बात वही हुआ। ओजोन परत की मोटाई डॉब्सन इकाई द्वारा मापा जाता है। ठीक, डॉब्सन, ध्यान रखेंगे। अब देखिए प्रकाश वर्ष, तो यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी है। ठीक, और एक प्रकाश वर्ष में देखें 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर हुआ। ठीक, वही देखिए प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर होता है, ना कि मीटर सेंटीमीटर। ठीक, मीटर पर सेकेंड। ठीक, ध्यान रखेंगे। एक पार्सेक बराबर 10 के पावर 16 मीटर। एक पार्सेक बराबर 3 गुने 10 के पावर 16 मीटर। वही एक पार्सेक अगर दशमलव में पूछे 3 गुने 262 प्रकाश वर्ष हुआ। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब देखिए अदिश राशि सदिश राशि, तो अदिश राशि इनमें केवल परिमाण, अदिश राशि में केवल परिमाण को व्यक्त किया जाता है, न कि दिशा को। और सदिश राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों को व्यक्त किया जाता है। ठीक, और इसके उदाहरण पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है, ऐसे करके पूछा जाता है। तो उदाहरण देखिए, अदिश राशि का उदाहरण देखिए, दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, चाल, विभव। ठीक, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। और सदिश राशि के एग्जाम्पल देखिए, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर अब बात छोड़ दे तो सदिश राशि का इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक, तो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मतलब वो से चालू होता है। ठीक, ध्यान रखे। तो वेक्टर क्वांटिटी देखे तो वो से चालू होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल वो होगा जो वो से चालू होगा, वो जैसे विस्थापन हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, बल हुआ, संवेग हुआ, आवेग हुआ, वो है इसमें वैद्युत हुआ, चुंबकीय वो है इसमें चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन कुछ अब बात छोड़ के, जैसे यहाँ देखिए विभव, ये अब बात छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, विभव अदिश राशि है। तो ध्यान रखेंगे, अगर वेक्टर क्वांटिटी पूछे सदिश राशि तो वो से जो चालू होगा वो सदिश राशि होगा। ठीक, ध्यान रखें। अब बात छोड़कर अब बात एक विभव याद रख लीजिएगा। ठीक, तो विभव, तो सारे एग्जाम्पल याद नहीं रखने होंगे, बस एक ट्रिक याद रखेंगे और याद रह जाएगा, है कि नहीं। अब यहां देखिए वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग, मतलब कौन से उपकरण से क्या मापा जाता है। ठीक, मापने वाले ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में विचार कीजिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई क्या कहलाती है, वायुमंडलीय दाब को मापने वाली इकाई क्या कहलाती है, उष्मा को मापने वाली इकाई क्या कहलाती है। पूछता है कि नहीं, ऐसे पूछता है कि नहीं, बताइए। तो देखिए वायु का वेग मापना हो तो किससे मापेंगे तो एनीमोमीटर। वायु का वेग मापना हो तो किससे मापेंगे तो एनीमोमीटर। ठीक, ध्यान रखें। विद्युत धारा मापना हो तो एमीटर से मापेंगे। ठीक, ऊंचाई मापना हो तो किससे मापेंगे तो अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर और एमीटर में कंफ्यूजन होता है। तो एमीटर विद्युत धारा को मापता है और ऊंचाई देखते हैं तो अल्टीमीटर मापता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। चल रहा है कि नहीं भाई माइक चल रहा है। ध्वनि की तीव्रता देखिए, ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापा जाए तो ऑडियोमीटर। ये तो पता है, मतलब ऑडियो नाम से ही लग रहा है कि क्या ऑडियो मतलब ध्वनि मापी जाएगी, है कि नहीं, मतलब लग रहा है उसके साउंड से। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखिए वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाएगा तो बैरोमीटर से। ठीक,
बैरोमीटर से। उष्मा का मापन किसके द्वारा किया जाएगा? तो कैलोरीमीटर से, कैलोरीमीटर से, ठीक, ध्यान रखेंगे। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर, ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर, ध्यान रखेंगे। उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर, ठीक, उच्च ताप को। गैस गैस गैसों का दाब मापने के लिए माइनोमीटर, वही वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बायोमीटर, ठीक। जहां कंफ्यूजन हो सकता है वहां हम बोल दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से ध्यान दे सके उस शब्द पे, ठीक। अब देखिए सापेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता हाइग्रोमीटर, ये कंफ्यूजन कहां होगा पता है? हाइड्रोमीटर के साथ कंफ्यूजन हो सकता है। तो सापेक्षिक आर्द्रता मापने वाला ये उपकरण कौन है? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर न कि हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ठीक, ध्यान रखेंगे। ऑडोमीटर, और ध्वनि की तीव्रता मापने वाला ऑडियोमीटर, यहां देखिए ऑडोमीटर, ये वाहन की पहियों के द्वारा तय की दूरी को मापता है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। जहां कंफ्यूजन हो वहां हम खुद ही बोल दे रहे हैं कि यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर, ठीक। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए देखिए दूध की आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर, वही दुग्ध उत्पाद में वसा की मात्रा की मापने वाला यंत्र देखिए, उपकरण देखिए, तो ये ब्यूटीरोमीटर है, ठीक, ध्यान रखेंगे, ब्यूटोरोमीटर है, ठीक। द्रव या जल का घनत्व मापने वाला उपकरण देखिए तो हाइड्रोमीटर, तो देखिए जल या द्रव का घनत्व मापने वाला हाइड्रोमीटर, वही सापेक्षिक आर्द्रता मापने वाला हाइग्रोमीटर, ठीक। यहाँ ये ध्यान रखेंगे, जहां कंफ्यूजन हो सकता है वहां बता दे रहे हैं ताकि आप उस शब्द गौर करें और ध्यान रखें, ठीक। अब देखिए विभवांतर को मापने वाला यंत्र देखें तो पोटेंशियोमीटर है, ठीक, पोटेंशियोमीटर, विभवांतर को मापने वाला उपकरण पोटेंशियोमीटर होगा, ठीक। और हृदय की ध्वनि को मापने वाला यंत्र देखें तो ये स्टेथोस्कोप, कौन सा यंत्र? तो स्टेथोस्कोप, ठीक। ये तो याद ही रहता है, ये शायद ही पूछा जाए, अगर पूछे तो याद रखें, ठीक। ये रक्तचाप, यहाँ कंफ्यूजन कहाँ होगा? रक्तचाप और हृदय ध्वनि वाले यंत्र में हो सकता है, ठीक। अगर ना पता हो तो कंफ्यूजन होगा, अगर पता हो तो आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे, है कि नहीं? तो रक्तचाप मापने वाला यंत्र देखें तो स्फिग्नोमेनोमीटर, ठीक, ध्यान रखेंगे। और हृदय की गति मापने वाला तो कार्डियोग्राफ उपकरण द्वारा मापा जाता है। हृदय की गति कार्डियोग्राफ द्वारा मापा जाता है, वही हृदय की ध्वनि स्टेथोस्कोप द्वारा, ठीक। प्रकाश की तीव्रता किसके द्वारा मापा जाता है? तो लक्समीटर, लक्समीटर, ठीक, प्रकाश की तीव्रता, ध्यान रखें। भूकंपी तरंग का मापन किसी उपकरण द्वारा तो सिस्मोग्राफ, ठीक। और ये तरंग है, अगर तीव्रता पूछे भूकंपीय तीव्रता तो रिक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है, ठीक, रिक्टर स्केल। वही समुद्र की गहराई देखे किससे मापा जाता है? तो ये फाइडोमीटर से मापा जाता है, ठीक। वही देखिए झूठ का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो पॉलीग्राफ, ठीक, ध्यान रखेंगे, पॉलीग्राफ। अब देखें वही सोनार, सोनार का अगर पूर्ण नाम पूछे तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक, ये इसका पूर्ण नाम होगा, ठीक। और ये इसका प्रयोग कौन करता है? नौ संचालक करता है, ठीक। और ये देखिए इसमें कौन से तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग, ये आगे आएगा तरंग वाले में, तरंगों उसको जानेंगे, अपश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग किसे कहते हैं, ये सारे जानेंगे, ठीक। उपयोग देखिए महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये उपकरण है ना कि वो भाई सोनार जो सोना बना दे, वो सोनार नहीं, ठीक। अब देखिए रडार, रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों में किया जाता है, ठीक। इसका उपयोग देखिए दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा और गति को ज्ञात करने में किया जाता है रडार का प्रयोग, ठीक। और इसका पूर्ण नाम देखें तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, ठीक। अगर पूरा नाम पूछे तो, नहीं पूछे तो कोई ना, याद रखने में क्या दिक्कत है। भार एवं द्रव्यमान में अंतर देखिए तो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, देखिए किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लाया गया यह आकर्षण बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है, ठीक। भार देखिए तो सदिश राशि है, ठीक। और किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक। और द्रव्यमान के बारे में तो किसी वस्तु या पदार्थ का परिमाण है, ठीक। ये अदिश राशि है द्रव्यमान। अब बात स्वरूप छोड़कर हम बोले थे द्रव्यमान, इसमें वो आता है, लेकिन ये अदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है।
वही देखिए, ठीक वही भार में हुआ नहीं आता, फिर भी ये सदिश है, तो कुछ अब बात छोड़ के तो आप बाद वाले को याद कर लेंगे, तो 2-3 दिन में याद करना पड़ेगा भाई। वैसे तो कितना आप एग्जाम्पल याद करते रहेंगे, है कि नहीं। तो द्रव्यमान सदैव समान रहता है, ये कहां पे देखा जाता है बताइए। जो जो जितना वजन, जितना द्रव्यमान किसी व्यक्ति का पृथ्वी पे होता है, उतना ही द्रव्यमान चंद्रमा पे भी होगा। लेकिन जितना द्रव्यमान अगर किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर होगा, उसका द्रव्यमान उतना चंद्रमा पे नहीं होगा, क्योंकि भार बदलता है, द्रव्यमान सदैव एक समान रहता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना द्रव्यमान कम होगा या बढ़ेगा, बताइए आप कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक। अब यहां देखते हैं दूरी एवं विस्थापन में अंतर। यह दो बिंदुओं के बीच पथ, ये दो बिंदुओं के बीच पथ पर पूरी लंबाई वाला, ये इसमें अंतर ये है, ठीक। तो दो बिंदुओं के बीच की पथ की पूरी लंबाई है, वो दूरी कहलाता है, ठीक। यह दूरी देखे तो अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, ना कि दिशा। इसका मान शून्य हो सकता है। और विस्थापन का देखिए, ये दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम, ये न्यूनतम लंबाई है विस्थापन, लेकिन ये बीच की पूरी लंबाई है दूरी, ठीक, ध्यान रखेंगे। और यहां देखें, ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। और यहां देखें, इसका मान शून्य हो सकता है, विस्थापन का मान शून्य हो सकता है, लेकिन वही देखें दूरी का मान शून्य, दूरी का मान बताइए शून्य नहीं हो सकता, ठीक। दूरी का मान क्या कहते हैं, शून्य नहीं हो सकता, ठीक। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे ना ये बात। अब देखो चाल, वस्तु द्वारा इकाई समय में, वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक। चाल एक अदिश राशि है, इसके मात्रक देखिए मीटर पर सेकंड है, और अगर फॉर्मूला देखे तो चली गई दूरी बटा समय, मतलब चाल चली गई दूरी बटा समय, मतलब, ठीक। वही वेग देखे, वस्तु इकाई के समय में उत्पन्न, इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन, इकाई समय में उत्पन्न की गई दूरी या चली गई दूरी चाल कहलाता है, लेकिन विस्थापन अगर उत्पन्न हो तो वो वेग कहलाता है, ठीक। और वेग का, अगर वेग का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, तो विस्थापन बटा समय, ये सदिश राशि हुआ, ठीक। और इसका मात्रक देखें तो मीटर पर सेकंड होता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ये। अब देखिए त्वरण, समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक। त्वरण सदिश राशि है, ठीक है ना, इसमें वेक्टर हुआ। अब बात छोड़कर हम बोले थे, ठीक। अब बात बस 2-3 याद कर लीजिएगा, जैसे भार हुआ, ये सब याद कर, मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, ठीक। इसका फॉर्मूला देखे तो वेग में वेग बटा समय हुआ त्वरण का, ठीक। न्यूटन का प्रथम गति नियम देखें तो पूछा, ये न्यूटन का प्रथम गति नियम नहीं पूछा, लेकिन इसका प्रयोग, अनुप्रयोग पूछा जाता है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता लग रहा होगा। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है अथवा एक समान गति में सीधी रेखा में गतिमान है, तो वो अपनी अवस्था में नहीं बदलेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। जब तक कोई वस्तु को पर बाहरी बल न लगाया जाए, तब तक उसमें गति पैदा नहीं हो सकती, ये बोला जा रहा है, ठीक। इसका अन्य नाम देखें तो जरत्व का नियम, इसे गैलीलियो ने दिया था, ठीक। अब इसके अनुप्रयोग के बारे में देखें। जरत्व देखें तो किसी वस्तु का वह जिसके कारण बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी नियत अवस्था में बनी रहती है। जब तक उसमें बाह्य बल नहीं लगाया तब तक वो अपनी नियत अवस्था में ही रहना चाहती है। और परिवर्तन का प्रतिरोध जरत्व है, ठीक। जरत्व की माप देखें तो द्रव्यमान है, अर्थात भारी वस्तु का जरत्व अधिक और हल्की वस्तु का कम होगा जरत्व, ठीक। और ये देखें, इसका प्रयोग देखिए, मतलब इसका अनुप्रयोग जीवन में कहा, ठीक। चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने वाले व्यक्ति को थोड़ी दूर तक उसी दिशा में चलना पड़ता है। प्रथम गति नियम क्या कहता है, जब तक उसमें बाहरी बल, मतलब आप विरामावस्था में रहना चाहता है, जो गति में है वो गति में ही रहना चाहता है, ठीक। तो जब आप ट्रेन या बस से उतरते वक्त व्यक्ति थोड़ी देर उसी दिशा में चलने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि
वो जज्ब, वहां जज्ब का नियम काम कर रहा है। अगर ऐसा व्यक्ति ना करे तो गिर जाएगा। ठीक, तो ये इसका अनुप्रयोग ये ऐसे दे देगा, और ये न्यूटन की किस गति का व्याख्या करता है, तो न्यूटन की प्रथम गति का व्याख्या करता है। ठीक, चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति आगे और झुक जाता है। आप देखे होंगे कभी अचानक जब बस वाला ब्रेक मारता है तो आगे की ओर झुक जाते हैं, और वही स्थिर गाड़ी एकाएक चलने लगता है तो पीछे की ओर झटका लगता है कि नहीं लगता है? बताओ भाई, कभी अनुभव किए हैं? बताइए। तेजी से चलती गाड़ी के मुड़ने पर उसमें देखें तो बैठा व्यक्ति गाड़ी के मुड़ने की दिशा की विपरीत दिशा में झुक जाता है। ठीक, तो ये देखिए, जब गाड़ी मुड़ती है किसी मोड़ पे तो बैठा व्यक्ति देखे तो गाड़ी जिस दिशा में मुड़ती है ना, उस दिशा में न मुड़ के विपरीत दिशा में झुक जाती है। ये भी व्याख्या न्यूटन के प्रथम गति की करता है। ठीक, अब देखें, पेड़ की शाखाओं में को जोर से हिलाने पर उसमें लगे फल टूटकर गिर जाता है। यहीं से तो न्यूटन यहीं तो पेड़ के नीचे वहीं पे तो बैठा था भाई। सेब को देखा तो सेब नीचे गिरा, तो वो सोचा भाई सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, है ना? तब तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। अगर अपने जैसे लोग होते तो जाए नियम दियम बाहर में पहले खाया जाए भाई कौन सा फल है कि नहीं, लेकिन न्यूटन ने सोचा भाई। ठीक, न्यूटन के द्वितीय गति नियम देखिए, तो ये देखिए, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये बोल रहा है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान तथा वस्तु के बल की दिशा के उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के कारण बल लगता है। ठीक, अब इसके प्रयोग देखेंगे तब समझ में आएगा। ठीक, क्रिकेट के खेल, जब क्रिकेट खेल में जब गेंद तेजी से ऊपर से आती है, जब खिलाड़ी कैच लेने जाता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों करता है? बताओ। क्योंकि अपने हाथ को गेंद वेग की दिशा के पीछे ओर करते गेंद पकड़ता है, क्योंकि इसके वेग मतलब समय लग सके। ठीक, क्रिकेट वेग की दिशा में परिवर्तन हो सके। ठीक, इसीलिए वे अपने हाथ को पीछे की ओर करता है। वही गाड़ी में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग या शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। क्यों? इसीलिए लगाए जाते हैं। ठीक, ताकि झटकों का अनुभव न हो। यदि हल्की और भारी दो गेंद एक समान वेग से गतिशील है तो हल्की गेंदे को कैच करना आसान होगा। ये इसके अनुप्रयोग है। ठीक, इसलिए पीछा एक इसमें ये भी हो सकता है। हाँ, जब आप देखे होंगे कि अब हाँ, जैसे कोई बॉक्सर या मतलब बॉक्सिंग वाला अगर किसी को अगर फोड़ना चाहे तो वो ऐसे करके मतलब थोड़ा टाइम लेगा। ऐसे क्यों करता है? क्योंकि वेग की दिशा में थोड़ा ये गति में टाइम लग सके। ठीक, इसलिए ये किया जाता है। ठीक, अब न्यूटन के तृतीय गति अनुप्रयोग देख लिए। ये पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? बताओ भाई, देखे तो बताइए, पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता? बताइए, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? देखिए, अब न्यूटन का तृतीय गति नियम देखें तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। ठीक, तो भाई जब कोई वस्तु जब ये वस्तु है, ठीक, ये बल लगाएगी तो ये गति होगा, लेकिन इधर से इसके विपरीत दिशा में भी बल लगेगी। ठीक, तो यही बोल रहा है, पहली वस्तु अपनी विपरीत दिशा के बराबर बल लगाती है। इसका अन्य नाम देखो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसे ही कहा जाता है। ठीक, तो इसके अगर उदाहरण से समझे
तो इसके अनुप्रयोग पूछा जाता है अधिकतर। तो बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया से प्रतिक्रिया मतलब विपरीत दिशा में बल लगाता है, आगे बल लगता है तो इसके विपरीत दिशा में बल लगता है, इसीलिए हमें झटके का अनुभव होता है जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है। तो अभी तक तो अनुभव नहीं किए होंगे, हमें पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण है कि जितने बल गोली आगे लगाता है उतना ही बल उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बंदूक पीछे की ओर बल लगाता है। गोली आगे बल लगाता है, उसके प्रतिक्रिया बंदूक पीछे की ओर बल लगाता है। इसीलिए तो इसके एग्जाम्पल ये न्यूटन के तृतीय गति के एग्जाम्पल, ठीक। रॉकेट की गति, उससे निकलने वाली तीव्र गैसीय विनिकास की प्रतिक्रिया इसी सिद्धांत पे काम कर रहा है, न्यूटन के तृतीय गति, ठीक। नाव को जल में चलाने के लिए चंपू से जल को पीछे की ओर धकेलना, ये भी इसी का एग्जाम्पल हो, तो क्रिया प्रतिक्रिया बल, ठीक। हम अपने भार का जो अनुभव करते वो प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। ये देखें, ये कैसे, जब हम अपने भार का अनुभव करते हैं तो प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। कैसे, जब हम चलते हैं तो पीछे की ओर पैर करते हैं तो तथा घर्षण बल की दिशा तो आगे की ओर होती है, तो हुआ कि नहीं क्रिया प्रतिक्रिया बल, तो ये इसका हो गया, ठीक। तब देख ले, अगर एक बार दोहराएं तो ये जड़त्व के नियम पे न्यूटन का प्रथम गति नियम काम करता है, ठीक। करता है कि नहीं करता है बताओ भाई। इसमें मतलब वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहते, जो गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहना चाहते, जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक। तो न्यूटन का द्वितीय नियम देखे तो ये किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के बल की दिशा के उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। और इसके एग्जाम्पल भी देख लिए थे कि जब खिलाड़ी कैच लेता है तो अपने हाथ को पीछे क्यों करता है, क्योंकि बल का मान कम हो सके। और कराटे के खिलाड़ी के बारे में जब प्रहार ईंटों पर करता है तो अपने वेग का मान बढ़ाने के लिए अधिक बल लगाता है, ठीक। इसीलिए वो ऐसे करके करता है, ठीक। ध्यान रखेंगे, वेग का मान बढ़ाकर अधिक बल की प्राप्ति करता है, ठीक। इसमें सो बोले थे, ठीक। अब आते हैं संवेग, इसके अनुप्रयोग भी है। संवेग, तो संवेग एक सदिश राशि है, ठीक, वेक्टर क्वांटिटी, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड, और इसका फॉर्मूला देखें तो द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक। कार्य देखें तो कार्य बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, मतलब बल और बल की दिशा के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ये अदिश राशि हुआ, इसके मात्रक जूल हुए। अब संवेग के संरक्षण के सिद्धांत देखें यहीं पे, तो न्यूटन की गति के द्वितीय और तृतीय नियमों के सम्मिलित प्रभावों को संवेग संरक्षण के नियम की प्राप्ति होता है, ठीक। क्या नियम है भाई? दूसरा नियम, मतलब बल के मान को कम किया जाता है, ठीक, हाथ को पीछे करके। और ये मतलब द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल का ये है। और ये तृतीय नियम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया बल, ठीक। और यदि कणों की किसी समूह या निकाय पर बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहेगा, ठीक, चेंज नहीं होगा, नियत रहेगा, वही रहेगा। तो संवेग संरक्षण के नियम का उदाहरण पूछा जाता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और विचार करने लगेंगे और इसमें ये उदाहरण दे देगा ये किस सिद्धांत का उदाहरण है, किस सिद्धांत का अनुप्रयोग है, ठीक। ये ऐसे करके पूछेगा ये। तो यहां देखिए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के उदाहरण अगर देखें तो रॉकेट प्रणोदन, रॉकेट का उड़ाना क्रिया प्रतिक्रिया एवं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो अगर वहां न्यूटन का द्वितीय गति नियम न दिया हो तो ये देखिए क्रिया प्रतिक्रिया एवं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। ध्यान रखिए, रॉकेट का ईंधन जब जलता है तो तीव्र गति से गैसीय निकास होता है, जो प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट को ऊपर धकेलता है, ठीक। क्रिया प्रतिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ? रॉकेट ईंधन का नियत वेग से अब बस याद रख लिए, क्रिया प्रतिक्रिया में जो भी आएगा वो न्यूटन के तृतीय गति नियम, और ये
संवेग और संवेग संरक्षण और क्या कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। ठीक, तो ये ध्यान रख लेंगे। तो रॉकेट ईंधन का नियत वेग से दहन होने पर संवेग परिवर्तन की दर नियत रहती है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। जैसे 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 रॉकेट उड़ता है उसमें ईंधन का दहन होने से रॉकेट का द्रव्यमान कम होता है। ठीक, जिसके कारण संवेग संरक्षण के नियमानुसार रॉकेट के वेग त्वरण में वृद्धि होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। संवेग संरक्षण के कारण जब कोई, ये याद नहीं रखना, ये दिया रहेगा वहां एग्जाम्पल ऑप्शन क्वेश्चन में या ऑप्शन में, तो बस ये याद नहीं करना, बस ध्यान वहां आ जाना चाहिए, रिकॉल हो जाना चाहिए वहां। संवेग संरक्षण के कारण ही देखिए जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर खिसकती है। अब ये अनुभव जरूर किए होंगे, ठीक, अपने लाइफ में। अब देखिए शक्ति, किसी मशीन अथवा कर्ता के कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक, शक्ति का अगर देखें फॉर्मूला देखें तो कार्य बटा समय होता है। ठीक, इसका मात्रक देखिए जूल या मीटर, जूल या सेकंड होता है या वाट होता है। ठीक, और एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है ये पूछा जाता है। आप क्वेश्चन देखे होंगे, करना चाहिए। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है तो 746 वाट। ठीक, ध्यान रखेंगे। और ऊर्जा का व्यवसायिक, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक देखें तो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, ध्यान रखेंगे। और ये देखिए किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। हमें कितना क्षमता है, कितना ऊर्जा है, ऊर्जा के हिसाब से तो कोई ऊर्जा क्षमता के द्वारा ही तो ऊर्जा निर्धारित होती है ना, कितनी क्षमता है करने की। ये अदिश राशि हुआ, मात्रक जूल, अदिश। अब अदिश अदिश में कंफ्यूजन नहीं होगा, वेक्टर क्वांटिटी वो ध्यान रखेंगे। और इसके ऊर्जा प्रकार देखें तो यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ठीक, और 1 किलोवाट घंटा देखिए कितने जूल के बराबर होता है तो 3.6 गुने 10 के बराबर 6 जूल के बराबर, और ये 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो यह किसी वस्तु में किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति परिवर्तन के कारण ऊर्जा है। ठीक, उसकी स्थिति एवं आकृति में परिवर्तन के कारण की ऊर्जा स्थिति की ऊर्जा है। ठीक, ये देखो स्थिति ऊर्जा बराबर mgh होता है। ठीक, m द्रव्यमान हुआ, गुरुत्वीय त्वरण, gh ऊंचाई हुआ। ठीक, तो m गुने g गुने h। इसका उदाहरण देखिए स्थिति ऊर्जा का, तो तनी हुई कमान एवं तनी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल करके ये उदाहरण दे देगा और ये कौन सी ऊर्जा ऐसे करके पूछेगा, तो ये याद रखेंगे। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अब गतिज ऊर्जा देखें तो ये किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा है। ठीक, किनेटिक एनर्जी। और इसका फॉर्मूला देखें तो 1/2 mv², जो m डिनोट करता है द्रव्यमान को और v चाल को। ठीक, तो आज का रिवीजन इतना ही तक था। ठीक, ये दो क्लास और होंगे क्योंकि छोटा छोटा वीडियो देखने में सही रहता है, मतलब बोरिंग, वैसे 1 घंटा अगर लगातार हो जाए तो बोरिंग लगने लगता है कि नहीं, तो इसीलिए छोटा छोटा खंड करके लाएंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह से हो जाए, आप बोरिंग भी फील ना करें और बढ़िया से 17 नंबर को पेपर दे सके। ठीक, तो फॉर्म सब भर लिए, बताइए कमेंट सेक्शन में भरा गया और आपकी तैयारी में कमी नहीं रहनी चाहिए। दे देना था 1957 सीट है इस बार, ध्यान रखें 1957। ठीक, तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आ सके, और एक कमेंट सेक्शन में थम्स अप करिए कि भाई सही है, दिल भेजिए। ठीक, चलिए धन्यवाद।